तो एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं, जिसमें राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था या ये बस एक संयोग है? क्योंकि 1947 में जब आज़ादी मिली, तब भारत की आंतरिक सीमाएं आज से बहुत बहुत अलग थीं। एक उलझे हुए धागे के गोले जैसा था सब कुछ। बिल्कुल। और उस उलझे हुए गोले को सुलझाने की कहानी ही एक तरह से आधुनिक भारत के बनने की कहानी है। बिल्कुल। आज हम जिस नक्शे को इतना स्वाभाविक मान लेते हैं, वो असल में एक लंबी, नाटकीय और कई बार टकराव से भरी प्रक्रिया का नतीजा है। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। और आज हम इसी कहानी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम भारत के राज्यों के पुनर्गठन की इस पूरी यात्रा को समझेंगे। देखेंगे कि कैसे रियासतों और प्रांतों में बटे भारत ने अपना आज का स्वरूप लिया। ये सफर 1948 से शुरू होता है और 2014 के तेलंगाना तक जाता है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक बुनियादी टकराव था। एक तरफ वो सोच थी जो मानती थी कि देश की एकता के लिए प्रशासनिक सुविधा और एकरूपता जरूरी है, और दूसरी तरफ वो शक्तिशाली भावना थी जो कहती थी कि असली एकता अपनी भाषा और संस्कृति को सम्मान देने से आती है। हमारी पूरी बातचीत इसी संतुलन को खोजने की कोशिश के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो चलिए इस पहले को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, इस बड़े फेरबदल की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब जो जैसा था वैसा क्यों नहीं चल सकता था? इसकी कई वजहें थी और सभी बहुत मजबूत थीं। आज़ादी के समय का भारत एक पैचवर्क जैसा था। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, लगभग 550 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें और कुछ ऐसे क्षेत्र जो सिर्फ अंग्रेजों की प्रशासनिक सुविधा के लिए बने थे। इसमें कोई तर्क ही नहीं था। मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गुजराती, मराठी और कन्नड़ बोलने वाले लोग एक साथ क्यों हैं? इसका कोई सांस्कृतिक आधार नहीं था। यानी ये एक तरह की औपनिवेशिक विरासत थी जो आजाद भारत के लिए फिट नहीं बैठ रही थी। बिल्कुल। और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस ने भी तो कई बार वादा किया था कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। बिल्कुल, वो उम्मीद एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। लोगों को लग रहा था कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को एक अलग राजनीतिक पहचान मिलनी चाहिए। तो इसी दबाव में पहला कदम उठाया गया। और वो पहला कदम था 1948 में बना धर आयोग। सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और उनसे पूछा कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ठीक रहेगा। हाँ, और इस आयोग ने जो कहा उसने एक तरह से पूरे देश में खलबली मचा दी। धर आयोग ने भाषाई आधार को सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि देश का बंटवारा भी अभी हुआ है, देश ने बहुत कुछ झेला है, और इस माहौल में सबसे बड़ा डर ये था कि अगर भाषा के आधार पर देश को और बांटा गया तो ये छोटी छोटी दरारें एक दिन बड़ी खाई बन सकती हैं। उनके लिए एकता का मतलब था एकरूपता। एक मिनट, लेकिन क्या धर आयोग की चिंता पूरी तरह गलत थी? उस समय के माहौल को देखें तो ये डर स्वाभाविक लगता है। राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देना उस समय की सबसे बड़ी जरूरत रही होगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। चिंता गलत नहीं थी, लेकिन उनका जो समाधान था वो लोगों को स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा कि राज्यों का गठन सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, ठंडा नौकरशाही वाला नजरिया था जो लोगों की भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। जाहिर है इसका जबरदस्त विरोध हुआ। तो धर आयोग की रिपोर्ट पर इतना हंगामा हुआ कि कांग्रेस को लगा कि ये मामला हाथ से निकल रहा है और उन्होंने अपने सबसे बड़े नेताओं को इस काम पर लगा दिया है ना? हाँ बिल्कुल। बढ़ते असंतोष को शांत करने के लिए 1948 में ही एक और समिति बनाई गई, जेवीपी समिति। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। हाँ, पट्टाभी सीतारामैया। मकसद था धर आयोग की सिफारिशों पर फिर से विचार करना और एक राजनीतिक समाधान निकालना। और जेवीपी समिति किस नतीजे पर पहुंची? क्या उन्होंने लोगों की भावनाओं को ज्यादा तवज्जो दी? उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक रास्ता निकाला। उन्होंने भी धर आयोग की तरह ही कहा कि अभी देश की सुरक्षा और एकता सबसे पहले है और भाषाई राज्यों की मांग को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी खिड़की खुली रखी। उन्होंने कहा कि अगर जनता की भावना बहुत प्रबल है और इससे राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा न हो तो इस पर विचार किया जा सकता है। एक तरह से उन्होंने मुद्दे को खारिज नहीं किया,
बस उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। और वो भविष्य बहुत जल्दी आ गया। सरकार जिसे टालना चाहती थी वो मुद्दा सड़क पर एक ऐसे आंदोलन की शक्ल में उतरा जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये कहानी का निर्णायक मोड़ था। तेलुगु भाषी लोग दशकों से मद्रास प्रांत से अलग होकर अपने लिए एक अलग आंध्र राज्य की मांग कर रहे थे। जेवीपी रिपोर्ट के बाद उनका धैर्य जवाब दे गया। और इस आंदोलन का चेहरा बने एक गांधीवादी नेता पुट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने एक अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। और ये कोई प्रतीकात्मक अनशन नहीं था। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, पूरे 56 दिनों तक उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया। और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, इसे तेलुगु अस्मिता पर एक हमले की तरह देखा गया। पूरे आंध्र क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए, दंगे भड़क उठे, स्थिति पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई। नेहरू सरकार के सामने अब कोई विकल्प नहीं था। तो मतलब एक व्यक्ति के बलिदान ने वो कर दिखाया जो सालों की राजनीतिक बहस नहीं कर पाई थी। सरकार को मजबूरन अपना स्टैंड बदलना पड़ा और अक्टूबर 1953 में मद्रास के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके भारत के पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ये तो वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ टर्निंग पॉइंट नहीं था, इसने तो दरवाजे ही खोल दिए। जो सरकार कल तक कह रही थी कि भाषाई राज्य बनाना देश के लिए खतरनाक है, उन्हें ही पहला भाषाई राज्य बनाना पड़ा। और जैसे ही आंध्रा बना, देश के दूसरे हिस्सों में भी मांगे उठने लगी। मराठी भाषियों ने कहा हमें हमारा महाराष्ट्र चाहिए, गुजरातियों ने कहा हमें गुजरात चाहिए। तो अब सरकार इस मुद्दे को और नहीं टाल सकती थी। एक स्थायी और पूरे देश के लिए लागू होने वाले समाधान की जरूरत थी। और यहीं से तस्वीर में आता है फजल अली आयोग, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग या SRC भी कहते हैं। सही का 1953 में ही प्रधानमंत्री नेहरू ने इस आयोग का गठन किया। अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज फजल अली और 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। इनका काम था पूरे भारत के लिए राज्यों के पुनर्गठन की एक व्यापक योजना तैयार करना। तो इस आयोग ने क्या रास्ता सुझाया? ये तो बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। एक तरफ देश की एकता की चिंता और दूसरी तरफ लोगों की भाषाई आकांक्षाएं। यहाँ पर फजल अली आयोग ने एक बहुत ही संतुलित और दूरदर्शी रास्ता सुझाया। उन्होंने धर आयोग और JVP समिति की सोच को पलट दिया। उन्होंने कहा कि भाषा और संस्कृति लोगों की पहचान का एक अहम हिस्सा है और इसे नज़रअंदाज करके आप एक मजबूत देश नहीं बना सकते। तो उन्होंने सिफारिश की कि भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का एक मुख्य आधार माना जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक लेकिन जरूर होगा, क्योंकि सिर्फ भाषा को ही आधार मान लेते तो शायद देश में 50 से ज्यादा राज्य बन जाते। बिल्कुल, और यही उनकी समझदारी थी। उन्होंने साफ किया कि एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भाषा एकमात्र आधार नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ 4 और चीजों को भी बराबर का महत्व देना होगा। पहली, देश की एकता और सुरक्षा। दूसरी, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरी, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवहार्यता, मतलब क्या नया राज्य आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। और चौथी, राष्ट्रीय योजनाओं का सफल कार्यान्वयन। ये तो बड़ा संतुलित नजरिया लगता है। तो मतलब भाषा को इम्पोर्टेंस तो दी, लेकिन उसे अकेला हीरो नहीं बनाया, उसके साथ और शर्तें भी रखी ताकि देश की एकता भी बनी रहे। ये एक बीच का रास्ता था। एकदम सही, ये एक बीच का रास्ता था। और इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत के नक्शे का सबसे बड़ा बदलाव हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ये अधिनियम 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ और इसने भारत के आंतरिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसकी जगह क्या आया? वो जो पुराना प्रांतों और रियासतों वाला जटिल सिस्टम था, उसका क्या हुआ? वो सब खत्म कर दिया गया। भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें बदलना नहीं था, ये इस बात की आधिकारिक स्वीकृति थी कि भारत एक रूप देश नहीं बल्कि विविध संस्कृतियों का एक संघ है। मलयालम भाषी क्षेत्रों को मिलाकर केरल बना, कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर मैसूर राज्य बना, जो बाद में कर्नाटक बना। ये वो क्षण था जब आधुनिक भारत के आंतरिक भूगोल की नींव रखी गई। लेकिन कहानी 1956 पर खत्म नहीं होती। ये तो बस एक बड़ी शुरुआत थी। इसके बाद भी राज्यों के बनने का सिलसिला लगातार जारी रहा
और ये जो बात का सफर है ये भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अब पुनर्गठन के नए नए कारण सामने आने लगे थे। हाँ, 1956 के बाद की कहानी दिखाती है कि भारत का नक्शा एक जीती जागती चीज है। तो 1956 के ठीक बाद सबसे बड़ा मामला बॉम्बे राज्य का था, जहां मराठी और गुजराती भाषी एक साथ थे। बहुत बड़ा आंदोलन था। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और महागुजरात आंदोलन दोनों बहुत तीव्र थे। आखिरकार 1960 में बॉम्बे राज्य का विभाजन हुआ और मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषियों के लिए गुजरात राज्य बना। लेकिन फिर उत्तर पूर्व में एक अलग ही लहर शुरू हुई। ये सिर्फ भाषा की नहीं, बल्कि विशिष्ट आदिवासी पहचान और संस्कृति की थी। इसी का नतीजा था 1963 में नागालैंड का बनना। गठन इस बात का प्रतीक था कि भारत की विविधता सिर्फ भाषाई नहीं है। इसके बाद 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जो बहुत जटिल था। यहाँ भाषा के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक कारक भी जुड़े हुए थे। पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना और पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। और हिमाचल को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। फिर 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। हाँ, सिक्किम का विलय भारतीय संघ के लिए एक बड़ी रणनीतिक और राजनीतिक उपलब्धि थी। इसके बाद उत्तर पूर्व में ये प्रक्रिया जारी रही और 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। आप साल 2000 की बात कर रहे हैं, जब एक साथ 3 नए राज्य बने। और यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि इन राज्यों की मांग का आधार भाषा नहीं थी। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। अब मांग का आधार था विकास में पिछड़ापन और प्रशासनिक अक्षमता। उत्तर प्रदेश के विशाल पहाड़ी इलाकों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, क्योंकि वहां के लोगों को लगता था कि लखनऊ से उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यही कहानी बिहार के दक्षिणी आदिवासी इलाकों की थी, जहां से झारखंड बना, और मध्य प्रदेश के पिछड़े पूर्वी हिस्से से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। ये आर्थिक और प्रशासनिक पुनर्गठन का दौर था। और इस कड़ी में सबसे नया राज्य बना 2014 में, जब आंध्र प्रदेश का एक बार फिर से विभाजन हुआ और तेलंगाना बना। यहां भी दशकों पुरानी सांस्कृतिक पहचान की मांग के साथ साथ विकास का मुद्दा जुड़ा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि ये सब करने का संवैधानिक अधिकार कहां से आता है? मतलब संसद कैसे किसी राज्य की सीमाएं इतनी आसानी से बदल सकती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। इस पूरी प्रक्रिया का आधार हमारे संविधान के शुरुआती अनुच्छेदों में ही मौजूद है, खास तौर पर अनुच्छेद 2, 3 और 4। इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान ने केंद्र को राज्यों के भूगोल पर इतना जबरदस्त कंट्रोल दिया है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 संसद को यह अधिकार देता है कि वो किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है, जैसे सिक्किम के साथ हुआ। लेकिन जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा है, उनकी सीमाओं को बदलने का असली अधिकार मिलता है अनुच्छेद 3 से। और ये अनुच्छेद 3 क्या कहता है? ये अनुच्छेद संसद को लगभग असीमित अधिकार देता है। वो किसी राज्य का हिस्सा अलग करके नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। वाह, यानी संसद जब चाहे भारत का नक्शा फिर से बना सकती है। और अनुच्छेद 4 का क्या रोल है इसमें? अनुच्छेद 4 इस प्रक्रिया को और भी आसान बना देता है। वो ये स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे, उन्हें संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि सरकार इन्हें संसद में एक साधारण बहुमत से पास कर सकती है, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। इसी लचीलेपन की वजह से भारत में राज्यों का गठन इतना गतिशील रहा है। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे भारत ने आज़ादी के बाद अपनी आंतरिक सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। ये सिर्फ लकीरें खींचने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये आइडिया ऑफ इंडिया के विकास की कहानी थी। शुरुआत में भाषाई राज्यों की मांग का विरोध किया गया, लेकिन फिर पोट्टी श्री रामुलु के बलिदान और आंध्र आंदोलन ने एक ऐसा दबाव बनाया कि सरकार को झुकना पड़ा और भाषा के आधार को स्वीकार करना पड़ा। ये वो पल था जब भारत ने माना कि एकता का मतलब एकरूपता नहीं, बल्कि विविधता का सम्मान करना है। इसी स्वीकृति का नतीजा था फजल अली आयोग और 1956 का ऐतिहासिक राज्य पुनर्गठन अधिनियम। लेकिन ये प्रक्रिया रुकी नहीं। भाषा के बाद विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, प्रशासनिक सुविधा और फिर आर्थिक विकास जैसे नए कारणों से भारत का आंतरिक नक्शा लगातार विकसित होता रहा,
2014 में तेलंगाना के गठन तक। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना दिलचस्प होगा। राज्यों के पुनर्गठन की अब तक की कहानी भाषा, संस्कृति और प्रशासन जैसी जरूरतों पर आधारित रही है। भविष्य में नए राज्यों की मांग के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या वे आर्थिक विकास में असमानता जैसे पुराने कारण ही होंगे, या फिर जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्र या बेहतर शासन के लिए बड़े शहरों को राज्य का दर्जा देने जैसी नई मांगें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय देगा।